Good afternoon, everybody. आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जीएस मेंस का हमारा सिलेबस है, तो कितने इसमें से बच्चे हैं जो जीएस मेंस के सिलेबस से वाकिफ है या उनको पता हो कि इसमें टॉपिक क्या क्या है? आप हाथ उठाकर बताएं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी छात्र हैं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप बताएंगे कि जीएस मेंस का जो सिलेबस है हमारा, इसमें से जीएस पेपर फर्स्ट में, ये तो आपको पता होगा कि इसमें हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। इस हिस्ट्री के अंतर्गत पहला टॉपिक क्या है? यस, फर्स्ट टॉपिक इज आर्ट एंड कल्चर। एग्जैक्ट नाम बताएंगे, क्या है टॉपिक का नाम? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। भारतीय विरासत और संस्कृति। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में किस सेगमेंट को पढ़ना है? एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है? आप बताइए, पीछे कौन सा पढ़ना है? सारे ही पढ़ने हैं। तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, तीनों ही सेक्शन पढ़ना है। अब मुझे बताइए कि दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहां से कहां, अब आप मत बताएं, दूसरे कोई बताए, कहां से कहां तक के सेगमेंट को लेना है, कहां से कहां के फेज को ले जाए? 1857 से 1947। अब आप देखिए, फ्रॉम द मिड ऑफ 18th century until प्रेजेंट टाइम्स, आधुनिक काल तक। अब अंटिल प्रेजेंट टाइम्स सामने में ओपन छोड़ दिया गया, कहां तक, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे से। तीसरा टॉपिक क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत अच्छा। फ्रीडम स्ट्रगल कहां से कहां पढ़ना है? मिड ऑफ 19th century AD to the mid of AD to the mid of 20th century AD, 19वीं शताब्दी, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसमें कहां से पढ़ना है? फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। और पांचवा टॉपिक आप, सॉरी 4 हो गए, इसमें से फिफ्थ टॉपिक कौन सा है? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई समय कालखंड दिया गया है, कहां से कहां पढ़ना है? फ्रॉम 18th century AD to 20th century AD। विश्व इतिहास वैसे आरंभ कहां से होता है? 15th century से, फ्रॉम रेनेसा टू ग्लोबलाइजेशन, पुनर्जागरण से वैश्वीकरण तक। लेकिन आपको जो जीएस में पढ़ना है फ्रॉम 18th century टू 20th century, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से शुरू करना है और सेकेंड वर्ल्ड वार तक और वर्ल्ड वार के बाद यानी कि ग्लोबलाइजेशन तक ये टॉपिक पढ़ना। अभी जो हमारा फोकस एरिया है वो है मॉडर्न इंडिया, सॉरी मॉडर्न इंडिया। इसमें आप देखिए, इसमें 3 टॉपिक है यहां से रिलेटेड। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस।
इन तीनों को मिला ले तो बेसिकली हम लोग इसको मॉडर्न इंडिया के सिलेबस के अंतर्गत रखते हैं। वैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एक नया जोड़ा गया हिस्सा है, तो इस नए जोड़े गए हिस्से को अलग से भी क्लास ऑर्गेनाइज हो सकते हैं और इसके साथ भी हो सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मिड हो गया कहां से, तो यहां के लिए डिमार्केशन लाइन दिया गया है और वो है द बैटल ऑफ पलासी। यानी कि बैटल ऑफ पलासी को एक डिमार्केशन लाइन के रूप में स्वीकार किया गया। अगर हम ये देखें कि मिड कहां से शुरू होता है, तो आमतौर पर इतिहासकारों में तीन तरह के विचार है, 1777, 1757 एंड 1761। जो मुगल समर्थक इतिहासकार हैं उनका यह मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु से आधुनिक युग का आरंभ होता है और इसके पहले का युग मध्यकाल था। जो मराठा समर्थक इतिहासकार हैं उनका मानना था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से आधुनिक भारत का आरंभ होता है, जबकि ब्रिटिश समर्थक इतिहासकार का मानना है कि पलासी की लड़ाई से आधुनिक भारत का आरंभ होता है। अब ये इसी को आगे चलकर भारत में जब इतिहास लेखन डेवलप हुआ तो मार्क्सवादी विद्वानों ने भी इसी पॉइंट को पकड़ा और उन्होंने बैटल ऑफ पलासी को एक डिमार्केशन लाइन के रूप में लिया। ये जो बैटल ऑफ पलासी है ये किस डेट को हुए थे, आइडिया है? 23 जून 1757। इसका मतलब यह है कि हमने ये जो डेट डिसाइड किया तो 23 जून को ऐसा क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी हुए थे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 22 जून की रात में जो लोग सोए थे वो मध्यकाल में थे और 23 जून को जब सुबह उठे होंगे तो आधुनिक काल आ गया होगा। क्या ऐसा होता है कि हम रात में मध्यकाल में रहे और सुबह में आधुनिक काल में आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता। दरअसल क्या है, ये एक डिमार्केशन लाइन है मिडेवल का और मॉडर्न का। क्यों डिमार्केशन लाइन है उसको समझिए। इसमें दो चीजें लड़ रही थी, एक नवाब ऑफ बंगाल और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संघर्ष हुआ था। यानी कि पलासी की जो लड़ाई है एक लड़ाई है जो केवल बंगाल में हुआ था, पूरे भारत में नहीं हुआ था। तो बैटल ऑफ पलासी वाज नॉट ओनली द बैटल बट ऑल्सो नॉट ओनली द बैटल बिटवीन द टू फोर्सेस but it was the battle between the two systems. The Nawab of Bengal was the representative of feudal mode of production and the East India Company was the representative of capitalistic mode of production. ये जो नवाब ऑफ बंगाल है ये सामंतवादी मूल्य पद्धति को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये पूंजीवादी मूल्य पद्धति को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसी के कारण इसे डिमार्केशन लाइन बनाया गया। यानी कि मध्यकाल आधुनिक काल में आने के लिए जो बेसिक फीचर है वो है फ्यूडलिज्म। यानी कि जहां से फ्यूडल सिस्टम समाप्त होता है वहीं से आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आप इसको कह सकते हैं फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन और यहां हो जाएगा कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन और कैपिटलिस्टिक के बीच में यह बैटल ऑफ पलासी है और यहीं से भारत में न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस होते हैं इस बैटल ऑफ पलासी के बाद और इसी बैटल ऑफ पलासी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। तो यहां से हम लोग आधुनिक भारत का आरंभ मानते हैं। तो आधुनिकता की पहचान क्या है, तो आधुनिकता के लिए 5 फैक्टरों को डिसाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज न्यू विजन, सेकेंड वन न्यू आइडियाज, थर्ड वन न्यू वैल्यू सिस्टम, फोर्थ वन इज न्यू इंस्टीट्यूशन एंड फिफ्थ वन इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नवीन दृष्टि, नवीन विचार, नवीन मूल्य पद्धतियां, नवीन संस्थान और नवीन संगठन, ये 5 फैक्टर को लिया गया आधुनिकता के लिए और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो निसंदेह 1757 की घटना एक छोटी सी ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इसी के बाद भारत में इन तमाम नई चीजों की शुरुआत हुई। Civil services were introduced after this battle. New judicial system was introduced, new education system was introduced. ये सब कुछ इसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे मॉडर्न इंडिया का। अब इस मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक है कॉलोनियलिज्म, जिस पर आज हमें आपसे डिस्कस करना है। तो इसी मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक हम निकालते हैं कॉलोनियलिज्म और इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं।
पहले हम लोग जाने कि ये कॉलोनिज्म है क्या, पहले इसको डिफाइन करें। उपनिवेशवाद, थोड़ा सा चिल्ड कर दीजिएगा इसको। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी परिघटना है जिसमें कोई एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन अपने मातृ देश के हित में करता है। मतलब ये कि उपनिवेशवाद एक, सबसे पहले समझिए, एक इकोनॉमिक फेनोमेना है या आर्थिक परिघटना है जिसमें कोई एक देश, एज फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, किसी दूसरे देश, एज फॉर एग्जांपल इंडिया, एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधन का दोहन अपने मातृदेश, मदर कंट्री का मतलब है ब्रिटेन, अपने मातृदेश के हित में करता है। इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। इस उपनिवेशवाद को समझने के लिए हम थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में जाएं और आपको यह बताएं कि उपनिवेशवाद क्या है। तो शुरुआत करेंगे इसका डिफिनीशन से। इसके बाद आप देखें कि इसमें कॉलोनिज्म के डिफिनीशन के बाद हम लोग थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाते हैं, कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को। अब उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि में हम लोग जाएं और सबसे पहले देखिए कैपिटलिज्म को, जहां से ये निकला है। अब आप इसमें देखिए कि कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म, ये पूंजीवाद क्या है। नॉर्मली हमें लगता है कि पूंजीवाद में केवल पूंजीवाद की जो व्यवस्था है वह, इसको पहले डिफिनेशन दे देते हैं फिर इसकी डिटेल करते हैं। कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम इन व्हिच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन और वितरण पर पूंजी का नियंत्रण होता है। अब उत्पादन के साधन क्या है इसको देखें। सामान्यतः पूंजी का अर्थ हम कैश मनी को लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री लगाएं तो जो लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, जो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो मशीन्स का प्रयोग किया गया, ये सब पूंजी के अंग है। यानी कि पूंजी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें उत्पादन से संबंधित सभी साधन शामिल है और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण प्रणाली पर भी इसका नियंत्रण होना चाहिए। तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म इज ए सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल। अब ये कैपिटल पर किसका कंट्रोल होगा? तो कैपिटल इज कंट्रोल्ड बाय आइदर इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। या तो व्यक्ति का नियंत्रण होगा या व्यक्ति विशेष का, या तो व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा या व्यक्तियों के एक समूह का नियंत्रण होगा। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर्स है उसमें, तो ये व्यक्तियों के पूरे समूह का भी इस पर नियंत्रण हो सकता है। अब इस पूंजीवादी व्यवस्था के दौर में जब ये यूरोप में पूंजीवाद आया था, तो इसी पूंजीवाद के दौर में आप देखेंगे कि यूरोप में एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की थी, यूरोपियन कंट्रीज। इस पॉलिसी का नाम है मर्केंटिलिज्म, वणिकवाद या वाणिज्यवाद। यानी कि मर्केंटिलिज्म एक पॉलिसी है दैट वाज अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। तो व्हाट इज मर्केंटिलिज्म? तो मर्केंटिलिज्म वाज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी। इन दिस सिस्टम द इकोनॉमी वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड प्रमोटेड बाय द स्टेट। इसमें तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। इकोनॉमी वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड प्रमोटेड बाय द स्टेट। यानी कि वाणिज्यवाद राज्य द्वारा प्रायोजित एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था पर राज्य का संरक्षण होता है, राज्य सुरक्षा प्रदान करती है और उसे बढ़ावा देती है। यानी कि मर्केंटिलिज्म एक पॉलिसी है जो लाई गई थी यूरोप में। अब ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ये शब्द दिया किसने? तो एक अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ। इनकी किताब आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश्ड इन 1776। इस किताब में उन्होंने ही फर्स्ट टाइम यूज दिस टर्म मर्केंटिलिज्म। जब ये युग था तब ये शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था। तो मर्केंटिलिज्म का हाई टाइम क्या है इसको देख ले, 1600 टू 1776 इसका टाइम है मर्केंटिलिज्म का। पूंजीवाद इसके पहले आ चुका था।
तो 1600 से 1776 हमने टर्म क्यों दिया? इसके पीछे कारण क्या है कि वाणिज्यवाद शब्द की उत्पत्ति 1776 में हुई थी एडम स्मिथ की किताब से। दूसरी बात, वाणिज्यवाद को चैलेंज किया था सबसे पहले अमेरिका ने, और अमेरिका ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी 1776 में। और यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 2013 का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज जस्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मर्केंटलिस्ट पॉलिसी। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति के विरुद्ध एक विद्रोह था। हमने अपनी क्लास में पढ़ाया था रिएक्शन, क्वेश्चन पूछा गया था रिवोल्ट, तो इसमें रिएक्शन, रिवोल्ट भी रिएक्शन का एक पार्ट है। तो इसमें पूछा गया कि यह वाणिज्यवादी नीति के विरुद्ध कैसे विद्रोह था, यह विश्व इतिहास में क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी अमेरिका के प्रति, वो मर्केंटिलिज्म पॉलिसी थी। इसी के खिलाफ अमेरिका ने विद्रोह किया था 1776 में। तीसरी बात, ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसका समय है 1750 से 1800, उसका पिक टाइम है 1770s। अगर उस पिक टाइम को भी देखेंगे तो ये रिवॉल्यूशन के साथ ही ये मर्केंटिलिज्म पॉलिसी समाप्त हो गई। इसके बाद पॉलिसी में परिवर्तन है। क्या आया, हम बात देखेंगे। इस मर्केंटिलिज्म के दौर में अब आप देखेंगे कि ये लोग पूरे विश्व व्यापार में शामिल होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो मर्केंटिलिज्म है, इसमें बुलियनिज्म पर बल दिया गया था। बुलियनिज्म का मतलब है, बुलियन मीन्स प्रेशियस मेटल और स्टोन्स, कीमती पत्थर या धातु को बुलियन कहा जाता है। इस दौर में बुलियन को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया था, और बुलियन को इकट्ठा करने के लिए जरूरी था कि बड़े स्तर पर व्यापार किया जाए। तो बड़े स्तर पर कैसे व्यापार किया जाए, तो आप देखेंगे इसकी प्रेरणा कहां से मिली। तो एज फॉर एग्जाम्पल, वास्को डी गामा जब भारत आए थे और जब वापस गए तो भारत से जो चीजें ये लेकर गए थे, ये यूरोप में 60 गुनी अधिक कीमत पर बिकी थी। तो इतनी कीमत पर बिकी तो इनके यूरोपीय व्यापारियों को यह प्रेरणा मिली कि भारत जैसे देशों से व्यापार किया जा सकता है। उसके पहले कोलंबस अमेरिका की यात्रा कर चुके थे। तो मर्केंटिलिज्म के दौर में अब बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय शुरू हो गया, क्योंकि छोटी कंपनियों के बस में नहीं था कि यूरोप से एशिया आकर वो व्यापार करते। तो अब ये बड़ी कंपनियां बनी। ज्वाइंट स्टॉक वेंचर, संयुक्त पूंजी उद्यमों वाली कंपनी का विकास हुआ। ज्वाइंट स्टॉक वेंचर का मतलब यह है कि कई लोगों ने अपना पैसा एक कंपनी में लगाया। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां क्लास में जितने लोग हैं, अगर सब लोग अलग अलग व्यापार करना चाहें तो हमारे पास पूंजी कम होगा, लेकिन सब लोग हम लोग उसमें पैसा लगा दें तो यह कंपनी हो जाएगी ज्वाइंट स्टॉक वेंचर। और जिस रेशियो से हमने पैसा लगाया, उसी रेशियो से हम उसमें लाभ या हानि के भागीदार होंगे। तो ज्वाइंट स्टॉक वेंचर हो गया। अब ये ज्वाइंट स्टॉक वेंचर वाली कंपनियों ने क्या किया, अब ये अपने अपने देश के संबंधित देशों से, सरकारों से डिमांड किया, डिमांडेड ट्रेड मोनोपोली। पूंजीवादी व्यवस्था में एक मोनोपोली टर्म होता है। हर कंपनी चाहती है मोनोपोली स्थापित करना। हर चीजों में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे हर ब्रांड चाहता है कि मार्केट में केवल और केवल उसका ब्रांड रहे, बाकी कोई ब्रांड न रहे। तो ट्रेड मोनोपोली ये डिमांड करते हैं व्यापारिक एकाधिकार की। किनसे? अपने देश के संबंधित सरकारों से। अब ये जब डिमांड करेंगे ट्रेड मोनोपोली का, तो होगा क्या, अब सरकार पर दबाव पड़ेगा। सरकार भी यह देख रही थी कि इनमें काफी मुनाफा हो रहा है, तो अपने देश की संबंधित कंपनियों को ट्रेड मोनोपोली देंगे विथ सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या है? पहला शर्त, इन ए स्पेसिफिक रीजन
एक क्षेत्र विशेष में देंगे, ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में दे देंगे, एक क्षेत्र विशेष में, जैसे इंडियन ओशन में देंगे। जिन जिन कंपनियों को इंडियन ओशन में दिया गया उसमें आप देखेंगे ईस्ट इंडिया शब्द जुड़ा होगा। ये ईस्ट इंडिया वाली जितनी कंपनियां हैं सबको अपने देश की सरकारों ने इंडियन ओशन, हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दिया। दूसरा कंडीशन लगाया, फॉर ए स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया। जैसे इनिशियली 15 ईयर्स, लेटर ऑन 20 ईयर्स। तो आप पढ़ते होंगे किताबों में कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 18, ये 20-20 वर्ष पर, इसमें रिन्यूअल की व्यवस्था थी, 20 वर्ष के लिए दिया गया। तीसरा पॉइंट कि सर्टेन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उस टाइम टू टाइम कंपनी को इंस्ट्रक्शन देती थी कि आपको क्या करना है। एज फॉर एग्जांपल 1813 के चार्टर में उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि भारत में एजुकेशन पर 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करें। 1813 वाला इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं हुआ तो 1833 में फिर उसको रिपीट किया गया। आगे आप देखेंगे 1833 के चार्टर में कहा कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश है सब में से दास्ता को समाप्त कर दिया जाए। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए 10 साल के बाद 1843 में भारत से दास्ता का उन्मूलन कर दिया गया। ये संसद टाइम टू टाइम कंपनी को इंस्ट्रक्शन देती थी जिसको फॉलो करना इनके लिए, इनको करना होता था। लेकिन आप समझिएगा ये ऑर्डर नहीं था, ये इंस्ट्रक्शन था। मे बी मे नॉट बी, टाइम फ्रेम उनको पूरा मिलता था। तो ट्रेड मोनोपोली इनको मिला। अब सुनिए, ये ट्रेड मोनोपोली जब देंगे तो ये क्या कहलाएगा? जिस कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दिया जाएगा, तो मुगल काल में आप सुनते होंगे फरमान जारी किया जाता था, रॉयल ऑर्डर। ब्रिटिश सिस्टम में जिनको ट्रेड मोनोपोली दिया जाता था उसको चार्टर कहते थे। तो जिन कंपनियों को यह चार्टर मिला, दे वेर नोन एज चार्टर्ड कंपनीज, यानी कि क्रिएशन ऑफ द चार्टर कंपनीज। ये चार्टर कंपनियों का निर्माण हुआ। अब ये चार्टर कंपनियां कौन है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये चार्टर कंपनीज एज फॉर एग्जांपल पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑस्ट्रियन ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सेट्रा। ये सब कुछ प्रमुख कंपनियां थी जिनको भारत में व्यापारिक एकाधिकार मिला था। तो ये जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1498 में आए, इनको मिला 1600, 1602, डेनिश 1616, 1664, स्वीडिश 1731, 1775, ऑस्ट्रियन कंपनी। हालांकि इनका भारत के इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये जो प्रमुख कंपनियां थी, दे ऑल वेयर चार्टर्ड कंपनीज। क्यों थी? क्योंकि इनको अपने देशों की सरकार ने ऑथराइज किया था व्यापार करने के लिए। तो ये चार्टर्ड कंपनियां थी। अब आप देखिए, जब ये चार्टर कंपनी का क्रिएशन होगा तो अब क्या होगा? अब ये चार्टर कंपनी जब आएंगे भारत में व्यापार करने के लिए तो पहले मुगल बादशाह के दरबार में जाएंगे व्यापार की अनुमति लेने। ये घुटनों के बल रेंगते हुए गए थे जहांगीर के दरबार में फरमान पाने के लिए कि भारत में हमें व्यापार की अनुमति दी जाए। और जब एक बार व्यापार की अनुमति मिल गई तो इधर इनका व्यापार बढ़ने लगा, उधर मुगल सत्ता का पतन शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि औरंगजेब, महान मुगल तक तो स्थिति ठीक रही, औरंगजेब के बाद जब लेटर मुगल्स आए तो मुगलों की सत्ता में धीरे धीरे कमजोर होने लगे और इनकी शक्ति मजबूत होने लगी। तो अब इन्होंने क्या किया? दे क्रिएट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्होंने प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करना शुरू कर दिया। Created
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्होंने अपने स्फीयर, प्रभाव क्षेत्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जाते हैं और आपके पास रिजर्वेशन ना हो तो आप क्या करते हैं? नॉर्मली आप जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कहीं हमें बैठने को जगह मिल जाए। एक बार जब आपको बैठने की जगह मिल जाएगी तो धीरे धीरे अपना सामान फैलाएंगे और करेंगे, मित्रों को भी बुला लेंगे और फिर आपकी भाषा बोली बदलती चली जाएगी और बोलेंगे भैया तुमने रिजर्वेशन कराया, कोई पूरी ट्रेन थोड़ी खरीद ली, तो साइड हो जाओ। आपका तेवर बदलेगा धीरे धीरे। और फिर अगर आप ग्रुप में अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो ये भी कर सकते हैं कि आपके पास 6 रिजर्वेशन है, 3 हमें दे दो, 3 पर आप लोग एडजस्ट कर लो। ये प्रभाव क्षेत्र का ये निर्माण करेंगे। They created the sphere of influence। जो प्रभाव क्षेत्र का निर्माण होगा इसके लिए ये लड़ाई भी लड़ेंगे। एक और ये लड़ेंगे भारतीय रीजनल पावर से, जैसे नवाब और बंगाल है तो इनसे 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां होगी, द बैटल ऑफ पलासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर। और दूसरी ओर ये लड़ेंगे अपने सहयोगियों से, पश्चिमी यूरोपियन कंपनी से, एज फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच कंपनी से, डच कंपनी से। इंग्लिश कंपनी के 2 बड़े प्रतिद्वंदी थे, आप यहां देख सकते हैं, एक डच कंपनी और दूसरा फ्रेंच कंपनी। तो डचों को कहां भराया? एट द बैटल ऑफ बेदरा। द ब्रिटिश कंपनी, द डच कंपनी वाज डिसिसिवली डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी at the battle of Bedra in 1759, and the French company was decisively defeated by the East India Company at the battle of Bandivas in 1760। आप देखेंगे कि इनको यहां से आउट कर देगा और इसके बाद ये जो क्रिएशन है इसके अगले चरण में क्या हो जाएंगे, मैं इसको इधर लाता हूं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा तो इसी का प्रभाव क्षेत्र यही कहलाएगा कॉलोनी, और इसी का आगे होगा कॉलोनलिज्म। Beginning the process of colonialism, यानी कि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया का आरंभ होगा। अब उपनिवेशवाद, जो हमने आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या है, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन अपने मातृ देश के हित में करता है तो यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद की कहलाती है। अब उसे इस बात की चिंता होगी कि ये जो उपनिवेश है इसमें केवल और केवल हमारी वस्तुएं बिके और दूसरे देश इसमें से आउट हो जाए, तो इसी की अगली प्रक्रिया हो जाएगी इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद एक ऐसी परिघटना है जिसमें कोई एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ उस पर राजनीतिक नियंत्रण भी कायम कर ले, तो यह है साम्राज्यवाद। तो मूलभूत अंतर क्या है उपनिवेशवाद और साम्राज्य? उपनिवेशवाद मूलतः आर्थिक दोहन और शोषण पर आधारित है। साम्राज्यवाद में आर्थिक दोहन और शोषण के साथ साथ उस पर राजनीतिक नियंत्रण भी कायम कर लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि इंपीरियलिज्म शब्द कहां से आया। यह शब्द पहली बार प्रयोग किया गया इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी फॉर नेपोलियंस एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब नेपोलियन के साम्राज्य का विस्तार हो रहा था तो पहली बार यूरोपीय विद्वानों ने इस इंपीरियलिज्म शब्द का प्रयोग किया और फिर हर उस देश और व्यक्ति के लिए किया जाने लगा जो किसी दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था। तो इंपीरियलिज्म तक पहुंच गए। अब देखिए, हमने कहां से शुरू किया था? हमने अपनी कहानी शुरू किया था कैपिटलिज्म से, पहुंच गए कहां? इंपीरियलिज्म। विश्व का वो पहला राजनेता कौन है जिसने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से जोड़ा? आप में से कोई? एनीवन? जिसने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ दिया, उसका नाम है लेनिन। लेनिन ने एक किताब लिखी थी 1905 में और उस किताब में उन्होंने लिखा इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। Imperialism is the highest stage of capitalism। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम शिखर है, यानी कि यह पहला राजनेता था जिसने इस साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़कर बता दिया कि ये कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों पूंजीवाद के बाई प्रोडक्ट है। जहां भी पूंजीवाद होगा
उपनिवेशवाद होगा, साम्राज्यवाद होगा। तो यदि विश्व को उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से हटाना है तो आपको पूंजीवादी व्यवस्था को हटाना पड़ेगा। और यह देखिए 1905 की बात है। इस समय रूस में एक असफल विद्रोह भी हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। और आप देखिए लेनिन ने यह बात समझ गया कि यह इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है, अब जो भी होगा वो डिक्लाइन होगा, नीचे गिरेगा। और जो ही अगला स्टेज आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेनिन ने रूस पर अटैक किया, वो वापस आ गया और वहां एक क्रांति कर दी जो रशियन रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लेनिन को पता था कि कैपिटलिज्म में अब क्रैक आने वाला है, कैपिटलिज्म अब कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगा, क्योंकि ये जेनिथ पर जा चुका था। अभी हमारा विषय ऐसा नहीं है, अभी हमारा विषय यह है कि ये जो सिस्टम हमने बताया, इसमें आप कॉलोनियलिज्म को देख सकते हो, उपनिवेशवाद को। अब इसको हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत के संदर्भ में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण क्या है। विश्व के संदर्भ में अगर विश्व इतिहास की कक्षा होती तो हम अलग आपका डेट बताते, यहां पर हम भारत के संदर्भ में बताएंगे कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण क्या, और वन बाय वन करके हम आपको डील करते हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके मन में है? कोई भी प्रश्न? हाँ कंपनी काफी पहले आई। हाँ, बट उतना वर्चस्व नहीं बना, ये पुर्तगीज, हाँ, बट उतना वर्चस्व भी नहीं बना पाई और इंग्लिश से उनका ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो पाया। हाँ, इसका एक कारण ये था कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तो पाली के अपने देश से वह समर्थन नहीं मिल पाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। ब्रिटेन में जो मर्चेंट क्लास था, they were involved in the policy making of the government, लेकिन पुर्तगाल में ये पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, एक बात। दूसरी बात, भारत में जो इनका व्यापार था, इस व्यापार में उन्होंने धर्मांतरण को एक और भी फैक्टर के रूप में जोड़ दिया। इनका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, धर्मांतरण भी कराना था। भारत जैसे परंपरागत देशों में यदि आप धर्मांतरण के मुद्दे से जुड़ेंगे तो आपके प्राइमरी जो फैक्टर है वो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। तीसरी बात कि पुर्तगीज के पास इतनी बड़ी नौसेना नहीं थी कि वह ब्रिटेन या फ्रांस या डच जैसे बड़ी शक्तियों का मुकाबला कर सके। इनकी नौसैनिक शक्ति कमजोर थी, इसलिए पुर्तगाल बहुत डोमिनेंट रोल नहीं कर पाया और आगे चलकर पुर्तगाल स्वयं स्पेन से पराजित हो गया। और पुर्तगालियों के पास एक बड़ा उपनिवेश था बॉम्बे, और आगे चलकर जब एक पुर्तगाली राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के महाराज से हुई तो बॉम्बे उसको दहेज के रूप में दे दिया गया, गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। तो पुर्तगाली भारत में कभी भी मजबूती के साथ नहीं जम पाए, और इनका एकमात्र जो उपनिवेश भारत में बचा रहा वो गोवा था, जो आजादी के बाद तक इनके पास बचा रहा। तो पुर्तगाली भारत में कभी भी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाए। इसके पीछे एक उनके अपने देश का कारण था, एक स्पेन का फैक्टर था, एक धर्मांतरण का कारण था, और एक इनकी नौसैनिक शक्ति का कारण था। ये कारण थे। और कोई प्रश्न? हाँ, या अच्छा, मर्केंटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। मर्केंटलिज्म वाज बेसिकली ए पॉलिसी एंड कॉलोनियलिज्म वाज द आउटपुट। ये बाई प्रोडक्ट है कॉलोनियलिज्म। ये एक प्रोसेस है। पूंजीवाद के आरंभ के चरण में यूरोप के विभिन्न देशों ने दे एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म दैट वाज इकोनॉमी वाज पैट्रोनाइज्ड बाय, प्रोटेक्टेड बाय एंड प्रमोटेड बाय। इसका था इस चरण में बुलियनिज्म पर बल दिया गया, मैक्सिमम एक्सपोर्ट मिनिमम इंपोर्ट पर दिया गया, इंपोर्ट को कम करने के लिए हाई टैरिफ वाल लगाए गए, और सबसे बड़ी बात वाणिज्यवाद की पॉलिसी क्या थी कि इसमें यह माना गया था कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वाज फिक्स। विश्व व्यापार की कुल मात्रा निश्चित होती है, जो बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसको गलत साबित कर दिया कि विश्व व्यापार की अंतिम कोई मात्रा निश्चित नहीं हो सकती। एक बात और दूसरी बात, ये टोटल की टोटल पॉलिसी है। इस पॉलिसी के आउटपुट में दो बातें आई, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये आपका बाई प्रोडक्ट है, ये इसी के साथ आया, और आगे चलकर जो वर्ल्ड वार हुए वो इसी के कारण हुए थे। तो वर्ल्ड वार में अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो वर्ल्ड वार वाज बेसिकली एन इंपीरियलिस्टिक वार एंड ऑल द रिलेटेड कंट्रीज वेर फाइटिंग फॉर देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। विश्व युद्ध क्या था? बेसिकली साम्राज्यवादी युद्ध था, मूलतः साम्राज्यवादी युद्ध था, जिसमें सभी संबंधित देश अपने औपनिवेशिक हितों के लिए लड़ रहे थे। तो ये पॉलिसी है
ये इसका आउटकम है, ये अंतर है दोनों में मूल रूप से। और कोई आप लोग नहीं? ठीक, अब इसमें हम लोग इंडिया के संदर्भ में आ जाए। डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं। इस उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण को इसके नेचर के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट फेज कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसका समय है 1757 टू 1813। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, अब ये देखिए कि कॉमर्शियल कैपिटलिज्म क्या है, वाणिज्यिक पूंजीवाद क्या है। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद यह उपनिवेशवाद, जो कि भारत में उपनिवेशवाद 1757 हमने पहले बताया कि डिमार्केशन लाइन के रूप में हमने इसको एक्सेप्ट किया है, बैटल ऑफ प्लासी को। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद भारतीय इतिहास का, भारतीय औपनिवेशिक शासन का वह कालखंड है जिसमें ब्रिटेन भारत से वैसी वस्तुओं का आयात करता है जिसका ब्रिटेन सहित यूरोप में मांग हो, और भारत में वैसी वस्तुओं का निर्यात करता है जिसकी भारत में मांग हो। मतलब भारतीय औपनिवेशिक शासन काल का, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल का वह कालखंड जिसमें ब्रिटेन भारत से वैसी वस्तुओं का निर्यात करता हो जिसको ब्रिटेन सहित यूरोप में मांग हो, और भारत में वैसी वस्तुओं का निर्यात करता है जिसकी भारत में मांग हो। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय द मैक्सिमम ट्रेड एंड कॉमर्स। अधिकतम व्यापार के द्वारा अधिकतम मुनाफा कमाना ही इसका उद्देश्य था। अब इसको कैसे, इस चरण में हम पॉलिसी कौन सी अपनाएंगे, यानी कि हमारी नीति क्या होगी? तो हमारी नीति हो गई मर्केंटलिज्म, जिसके हमने अभी आपको विस्तार से चर्चा किया है। वणिकवाद या वाणिज्यवाद, पॉलिसी, मर्केंटलिज्म। अब इसमें से हम देखिए इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ। इंप्लीमेंटेशन, अब इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, थोड़ा इसको हम लोग समझें। अब देखिए यहां पर हम इधर बना लेते हैं। आप देखें यहां एक देश है ब्रिटेन और यहां एक देश है इंडिया। अब ब्रिटेन और इंडिया के बीच ये व्यापारिक संबंध है। तो इंडिया से ब्रिटेन क्या जाएंगे? सूती वस्त्र और प्लस मसाले, और इसके बदले में ब्रिटेन भारत को क्या देगा? ऊनी वस्त्र। सूती वस्त्र और मसाले जा रहे हैं ब्रिटेन में, और इसके बदले में उनके पास देने को क्या है? ऊनी वस्त्र। और ऊनी वस्त्र में भारत एक गर्म देश है, इसलिए आप जानते हैं कि भारत में ऊनी वस्त्र का कोई बड़ा मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ एक बार कपड़ा खरीद लीजिए, फिर कई वर्षों तक वो दिखेगा। आप किसी शादी में शरीक हो जाइए, वो लड़का एक सूट में दिखेगा, 10 साल के बाद भी लड़के बदल जाएंगे, उसका भूगोल बदल जाएगा, लेकिन सूट से आप पहचान लेंगे कि इसकी शादी में मैं गया था। नहीं, तो भारत में ऊनी वस्त्र का बड़ा मार्केट नहीं है। अब नहीं है तो इसके बदले में ऊनी वस्त्र के साथ ये क्या देंगे? यहां पर ऊनी वस्त्र के साथ देंगे बुलियन। ये बात समझिए, बुलियन। बुलियन का मतलब है कीमती पत्थर या धातु
ब्रिटेन से भारत में आएगा बुलियन। ये वही दौर है जब इनका चाइना के साथ भी व्यापारिक संबंध था। अब ब्रिटेन से चाइना और चाइना से ब्रिटेन, तो यहां से इनको क्या मिलेगा? चाय पत्ती। चाइना का इंटरनेशनल मार्केट में चाइना के चाय पत्ती के डिमांड थे, और बदले में ब्रिटेन को देने के लिए क्या था? ऊनी वस्त्र। और आप जानते हैं कि चाइना भी भारत की तरह एक गर्म देश है, यहां ऊनी वस्त्र का बड़ा बाजार नहीं है, तो इनको इनके साथ क्या देना पड़ेगा? बुलियन। अब आप यहां देखिए, पूरे विश्व का ये जो विश्व व्यापार हो रहा था, जो मर्केंटिलिज्म के दौर में हमने बताया, पूरे विश्व में 5 देशों ने मर्केंटिलिज्म के दौर में पैसे कमाए। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल एंड डच, ये 5 देश आए। इन 5 देशों में आपने देखा होगा कि ये 5 देशों का गोल्ड, यानी कि गोल्ड है, यहां मत लिखिए, आप बुलियन ही लिखें। बुलियन, ये जो स्पेशली गोल्ड, ये बुलियन ब्रिटेन पहुंच रहा था, ब्रिटेन का बुलियन इंडिया और चाइना पहुंच रहे थे। अब ये जो यहां से यहां बुलियन जा रहे थे, अब इसका परिणाम क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार अपने देश के व्यापारियों को इंस्ट्रक्शन देगी, व्यापार तिलकों। अब आप देख लीजिए, ये व्यापारिक बना। अब इसका लाभ क्या होगा? यहां जो अफीम जा रहा था इंडिया से, चीन की उसमें मंचू की सरकार थी, उन्होंने इस मंचू सरकार ने, मंचू डायनेस्टी ने इस पर प्रतिबंध की मांग की, रोकने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटेन तैयार नहीं हुए, और तब इसी मुद्दे पर यहां युद्ध हुआ। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात यहां पर एक संधि हुई, नानकिंग की संधि 1842, और फिर इसी मुद्दे पर एक दोबारा भी लड़ाई हुई, जिसमें एक और संधि हुई, तिनतसिन की संधि 1858। और इसके द्वारा पहले यहां पे चाइना में केवल एक बंदरगाह था जो व्यापार के लिए खुला था, वो था कैंटन बंदरगाह। फर्स्ट ओपियम वार में पराजित होने के बाद, नानकिंग की संधि के बाद, यहां 5 बंदरगाह को खोल दिया गया इंटरनेशनल व्यापार। और दूसरे की युद्ध के बाद तिरसिन की संधि हुई, जिसमें 11 और बंदरगाह को खोला गया, तो टोटल बंदरगाह हो गए 60। ये 16 बंदरगाह को ट्रीटी पोर्ट्स कहा जाता था, यानी कि वैसे बंदरगाह जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकते थे। अब ये जो ट्रीटी पोर्ट्स होगा, तो इसके कारण क्या होगा कि यूरोप के जितने भी देश थे, ये सब चाइना में व्यापार के लिए, ब्रिटेन तो पहले से मौजूद था, फ्रांस आ गए, जर्मनी आ गए, रूस आ गए, इटली आ गए, ऑस्ट्रिया आ गया, जापान भी आएगा, लेकिन बाद में, अभी इस फेज में नहीं। ये सारे लोग आ गए, तो सबसे अंत में चाइना में एंट्री किसकी हुई? यूएसए की। सबसे लास्ट में एंट्री हुई यूएसए की। अब यूएसए की एंट्री हुई, तो यूएसए ने देखा कि ऑलरेडी चाइना इतने सारे देशों की कॉलोनीज बन चुका था, अगर वो एंट्री लेगा तो इन सभी देशों से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई यूएसए एडॉप्टेड द पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ये अराउंड 1899 में ये पॉलिसी लाई गई थी, ओपन डोर पॉलिसी। और ओपन डोर पॉलिसी में 2 खास बातें थी, एक कि चाइना किसी देश विशेष का उपनिवेश नहीं होगा, और दूसरी बात कि जो कॉन्सेशन एक देश को मिलेगा वो सभी अन्य देशों के लिए भी वही कॉन्सेशन रहेंगे। मतलब चाइना को अमेरिका को बिना एक युद्ध लड़े चाइना में प्रवेश का अपना दावा स्वीकार कर लिया। अब आप देखिए, इन यूरोपियन कंट्रीज के पास क्या विकल्प था? मान लीजिए कि बाहर बहुत हाई टेम्परेचर हो, 40 डिग्री प्लस हो, और आप अंदर इस वातानुकूलित कक्ष का आनंद ले रहे हैं, और कोई बाहर से नॉक करे कि मे आई कमिंग, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, अंदर मत आओ, यहां पूरा सीट फुल है, कहीं जगह नहीं। लेकिन अगर उसके पीठ पर AK-47 हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको एडजस्ट करेंगे, नहीं आ जाओ, कोई जगह है, साइड हो जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ।
अमेरिका ने जब चाइना में दस्तक दिया तो ऑलरेडी वो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन चुका था। तो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी ऑफ यूएसए, और चाइना किसी एक देश का उपनिवेश नहीं बनकर सभी देशों का उपनिवेश बन गया। यहां मेरे जिक्र करने का मतलब यह था कि ब्रिटेन का जो बुलियन अब चाइना जा रहा था, अब वो जाना बंद हो गया। और दूसरा हम आपको तरीका बताएंगे कि ब्रिटेन का जो बुलियन इंडिया आ रहा था वो कैसे बंद हो गया। ठीक है, तो 1757 के पहले, पलासी के पहले भारत में जो भी यूरोपियंस आते थे व्यापार करने, उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो बुलियन लेकर आए। भारत के सूती और रेशमी वस्त्र, भारत के मक्खन, भारत के तेल, इन सब की काफी डिमांड थी। इस सब के अलावा आप देखेंगे मसाले और इसकी भी काफी डिमांड थी। तो ये सारे डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करते थे, ये लोग बुलियन देते थे। खासकर बंगाल के व्यापार में जब आते थे तो इनको बुलियन देना पड़ता था। अब बुलियन को रोकने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, आप में से एक आंसर हमें बताइए कि इंडिया ऑलरेडी ब्रिटेन का उपनिवेश बनता जा रहा था, तो 19वीं ये जो चाइना है, इसी चाइना की चाय अमेरिका भेजी गई थी और वहां पर एक घटना हुई थी, बोस्टन टी पार्टी। वो बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? एनी आइडिया? नो आइडिया? देन गेट आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ये घटना है 1773 की। चाइना से यूएसए में गया था 1773 में बोस्टन टी पार्टी। अब मुझे एक बात बताएं कि जब इंडिया उसकी कॉलोनी बन रही थी 1757 यानी कि बैटल ऑफ पलासी के बाद, तो ब्रिटेन ने चाइना की चाय क्यों भेजी, इंडिया से क्यों नहीं चाय भेजी? और ये ले जाने वाला कौन था, आपको जानकारी दे दे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अमेरिका को चाय सप्लाई किया था, जिसके कारण बोस्टन की टी पार्टी हुई। अब मुझे आप ये बताइए कि जब इंडिया वाज ऑलरेडी द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो क्यों ब्रिटेन ने चाइना की चाय को अमेरिका भेजा, जबकि चाइना ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था? क्या कारण हो सकता है? कोई हाइपोथेटिकल कारण बता दीजिए, क्या हो सकता है? क्वालिटी खराब हो सकती है, ओपियम भी नहीं, चाय खरीदते थे इसलिए अफीम देते थे। अफीम बेचना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था चाय खरीदना। और इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बोलते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए यह अफीम देता था। अफीम बेचना उसका ब्रिटेन का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि स्वयं ब्रिटेन में अफीम का उत्पादन और व्यापार प्रतिबंधित था। मेरा सवाल यह है कि क्वालिटी बेहतर हो सकता है, क्वांटिटी ज्यादा हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1773 में इंडिया में चाय का उत्पादन ही नहीं होता था। नहीं, भारत में चाय का उत्पादन 19वीं सेंचुरी में हुआ। आपने इतनी पौराणिक कथाएं सुनी होगी, कोई रामायण महाभारत सीरियल देखा हो, कभी किसी देवता को देखा है चाय वाय पीते हुए? चाय हमारी संस्कृति का नहीं है। नहीं, भारत में चाय नहीं है। दूध दही मट्ठा मिलेगा, कृष्ण के साथ ये सब मिल जाएंगे, लेकिन कभी चाय वाय की टी पार्टी नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि चाय हमारे यहां होता ही नहीं था। तो इसलिए चाइना की चाय। अब सुनिए, ये तो आप समझे, अफीम को भेजा यहां पर तो ये बुलियन जाना बंद हो गया। अब हम दूसरा आपको बता रहे हैं कि भारत से जो बुलियन, ब्रिटेन का जो बुलियन इंडिया आ रहा था, वो कैसे समाप्त हुआ।